नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी पहेलियों की तान। ब्योमकेश की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। ब्योमकेश और मैं किसी सरकारी काम से कटक गए थे। कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में लगे दस्तावेजों के अंबार के बीच में से सत्य को खोज निकालना कोई आसान काम तो नहीं था। उसी के अनुसार ब्योमकेश कटक में ही रुके रहे, जबकि मैं कलकत्ता वापस चला आया। घर में किसी पुरुष की अनुपस्थिति में किसी बंगाली की गृहस्थी चलने की आशा की ही कैसे जा सकती थी। बहरहाल कलकत्ता वापस आने के बाद मेरे पास कोई काम तो था नहीं। ब्योमकेश की अनुपस्थिति में मैं स्वयं को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और दिन छोटे होने लगे थे, फिर भी मेरा समय नहीं कट रहा था। गाहे बगाए मैं दुकान चलाने वाले प्रभात की मदद करने दुकान पर चला जाता और कोई नई पांडुलिपि होती तो उसे पढ़ लेता था। फिर भी मेरे पास सारा दिन करने के लिए कोई खास काम नहीं था। तभी शाम का समय बिताने के लिए अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने एक अवसर स्वयं उपस्थित ही हो गया। हम एक 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल के 5 कमरों में रहते थे, जबकि अनेक कार्यालयों में काम करने वाले 1 दर्जन अथवा उससे कुछ अधिक लोग पहली मंजिल पर बने मेस में रहते थे। भूतल पर प्रबंधक का कमरा, भंडार गृह, रसोई तथा भोजनालय बने हुए थे। इमारत के एक कोने में एकाकी भंडारी का कक्ष भी बना हुआ था। हम वहां रहने वाले लोगों से परिचित थे, परंतु किसी से विशेष रूप से हमारी घनिष्ठता नहीं थी। एक शाम को अंधेरा होने के बाद मैं अभी अपने कमरे की बत्तियां जलाकर पत्रिका पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने के बाद मैंने देखा कि एक अधेड़ आयु के सज्जन मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने उन्हें अपनी इमारत की पहली मंजिल पर 1 या 2 बार देखा था। उन्होंने हाल ही में अपने रहने के लिए उस मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। उन्होंने उस मंजिल का सबसे अच्छा कोने वाला कमरा अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने गर्म नेहरू जैकेट और रेशमी चूड़ीदार पजामा पहना रखा था, जिसे देखकर लगता था कि वह एक सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद की अपेक्षा काले अधिक थे। वे एक सुशिक्षित एवं सभ्य व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम भूपेश चटर्जी है और मैं इस इमारत की पहली मंजिल पर रहता हूँ। हाँ, मैंने आपको कभी कभार देखा था, मैंने भी उत्तर दिया, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित नहीं था। कृपया अंदर आइए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कुर्सी दी। उन्होंने बताया, मैं 1.5 महीना पहले कलकत्ता आया था। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूँ और यह नहीं कह सकता कि कल कहाँ रहूँगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कंपनी कभी भी मेरा तबादला कर सकती है। आप एक बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं? मैंने थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई पॉलिसी नहीं ली और ना ही मेरा अभी कोई पॉलिसी लेने का इरादा है। मैं उसके लिए आपके पास नहीं आया हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यह बात सही है कि मैं बीमा कार्यालय में काम करता हूँ, लेकिन मैं बीमा एजेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था कि थोड़ी व्यथित खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मुझे ब्रिज खेलने की लत है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे एक भी दिन खेलने का अवसर नहीं मिला है। मैं एक मौका पाने के लिए तड़प रहा हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे 2 खिलाड़ी तो मिल गए। वे दोनों पहली मंजिल की कमरा संख्या 3 में रहते थे। दिक्कत यह है कि अभी तक मुझे चौथा खिलाड़ी नहीं मिल पाया है। हमने कुछ दिनों तक ब्रिज खेलने का भरसक प्रयास किया, परंतु असली मजा नहीं आया। मैंने सोचा कि आज मैं अजीत बाबू से पूछूंगा कि क्या उनकी इस खेल में रुचि है। यह बात सही है कि मैं कभी ब्रिज खेलने में अत्यंत रुचि लेता था। मैं न केवल रुचि लेता था, बल्कि मैं उसके लिए पागल भी रहता था। चूंकि मैंने बहुत अधिक समय से खेला नहीं, इसलिए मेरी तड़प भी समाप्त हो गई। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि अकेलेपन में उबाऊ पत्रिका पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ब्रिज खेलना है। बहुत अच्छा, मैंने कहा। यह सच है कि बहुत समय से मेरा अभ्यास छूट गया है, लेकिन अभी भी क्यों नहीं,
मेरा उत्तर सुनकर भूपेश बाबू खुशी से उछल पड़े और बोले, चलिए मेरे साथ। मैंने अपने कमरे में सारा इंतजाम कर रखा है, समय क्यों नष्ट करें। प्लीज़ आप भी जाइए, अभी जाइए, मैं भी आपके पीछे पीछे एक कप चाय पी कर आता हूँ। अरे नहीं, चाय तो आप मेरे कमरे में भी पी सकते हैं, आप अभी ही मेरे साथ चलिए, उन्होंने उत्तर दिया। उनकी उत्सुकता देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा। किसी समय मैं भी उन्हीं की तरह उत्साही था और ब्रिज खेले बगैर मुझे लगता था जैसे मेरी शामें सुनी थी। मैं अब वे सभी चीजें कमरे को देखने योग्य बनाती थी। भूपेश बाबू की रुचि इस मामले में पश्चिमी देशों से मेल खाती थी। मुझे एक कुर्सी पर बैठाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं केतली चालू कर देता हूँ, कुछ मिनट बाद चाय तैयार हो जाएगी। उन्होंने स्टोव जलाकर केतली उसके ऊपर रख दी। इस बीच राम बाबू और बनमाली बाबू भी आ गए। हमारा पूर्व परिचय होने के बावजूद भूपेश बाबू ने एक बार फिर हमारा आपस में परिचय कराया। ये रामचंद्र राय और ये बनमाली चंद्र हैं। ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बैंक में भी काम करते हैं। मैंने इनके अंदर अन्य समानताएं भी देखी हैं। पहले मैं शायद इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि दोनों को कभी एक साथ देखने का अवसर नहीं मिला। दोनों की आयु 45 और 50 के मध्य थी। दोनों ही मोटे और थुलथुले तथा नाटे कद के थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो दोनों जुड़वा भाई हों। यह समानता निश्चय जन्मजात थी। मैं उन्हें हैरान करना चाहता था। आखिरकार मैं भी तो ब्योमकेश का ही मित्र था। क्या आप दोनों संबंधी हैं? मैंने पूछा। उन दोनों ने चकित होकर मेरी ओर देखा। नहीं, राम बाबू ने थोड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। मैं वैद्य हूँ और ये वनमाली कायस्थ हैं। उनका उत्तर सुनकर मैं दंग रह गया। अभी मैं कोई स्पष्टीकरण देने के बारे में सोच ही रहा था कि भूपेश बाबू मेरे बचाव के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आ गए। उसके बाद चाय आई। फुर्ती से चाय पीकर हम लोग ताश खेलने बैठ गए। उनके जुड़वा भाई होने का विषय भुला दिया गया। खेल प्रारंभ होने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं भी ताश खेलने की कला भूला नहीं था। मेरे खेलने और दाव लगाने का कौशल यथावत था। बाजियां बहुत छोटी थी। खेल खत्म होने के बाद अधिकतम 4 आने की हार जीत होती थी, लेकिन बिना दाव लगाए ताश खेलने में कोई मजा नहीं था। राम बाबू और मैं पहली बाजी या रबड़ में साथी थे। राम बाबू ने मोटी सी सिगार जलाई और मैंने भूपेश बाबू ने अपनी अपनी सिगरेटें जला ली। वनमाली बाबू अभी अपनी लौंग और सुपारी से ही संतुष्ट थे। इसके बाद हमने खेलना शुरू किया। प्रत्येक बाजी के बाद ताश फेंटे जाते और खिलाड़ियों का जोड़ा भी बदल जाता। वे तीनों अच्छे खिलाड़ी थे। हम लोगों के बीच अधिक बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि सबका ध्यान खेल पर था। केवल सिगार और सिगरेट के सिरे ही हमारे हाथों में लगातार चमक रहे थे। भूपेश बाबू एक बार खिड़की खोलने के लिए उठे और वापस आकर दोबारा खेल में व्यस्त हो गए। हमारा खेल समाप्त हुआ तो 9 से अधिक बज चुके थे। नौकर 2 बार पहले ही हमें खाना खाने के लिए याद दिला चुका था। जब हमने हिसाब लगाया तो पता चला कि मैं 2 आने जीत चुका था। जीत का पैसा अपनी जेब में रखते हुए मैं हर्षित होकर उठ खड़ा हूँ। हम लोग कल फिर खेलेंगे क्यों? भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, अवश्य। जब मैं अपने कमरे में गया तो सत्यवती ने रोष जताते हुए कहा कि सर्दी की रात में 9:15 बजे खाना खाने में बहुत देर हो जाती है, लेकिन ब्रिज के खेल में इतने लंबे समय बाद अपनी जीत से मैं अत्यंत प्रसन्न था, इसलिए मैंने उसकी धमकी को हंसी में उड़ा दिया। उसके बाद हम लोग लगभग रोजाना ताश खेलने लगे। शाम को लैंप जलते ही हमारा खेल शुरू हो जाता और रात 9 बजे तक चलता।
5 या 6 दिनों के बाद मैंने उन लोगों पर अपनी धाक जमा ली। भूपेश बाबू अत्यंत सुकुमार, हृदय वाले, मृदुभाषी एवं मिलनसार तथा ब्रिज के खेल में भारी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। राम बाबू एक गंभीर, चुप्पी और दूसरों की गलती निकालने वाला आदमी था। वनमाली बाबू राम बाबू की बहुत इज्जत करते थे और अपना महत्व जताने का असफल प्रयास करते रहते थे। दोनों ही अस्पष्ट पूर्वी बंगाली बोली में बात करते थे। हम लोग लगातार 6 दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक ब्रिज खेलते रहे। हमारा खेल एक प्रकार से नियमित संस्थान का स्वरूप ग्रहण करने लगा था कि इसी बीच हमारी नीचे वाली मंजिल पर एक अप्रत्याशित घटना घट गई, जिसके कारण हमारी नियमित बैठक में बाधा पड़ गई। भूतल पर रहने वाले एकमात्र किराएदार नटवर नश्कर की अचानक हत्या हो गई थी। एक और जहां यह बात सच थी कि हम लोगों का उसके साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी जब कोई नाव नदी में चलती है तो किनारे तो उसकी लहरों से अछूते नहीं रह पाते। उस दिन शाम को 6:30 बजे मैं शॉल ओढ़कर अपना खेल खेलने जा रहा था। क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं बड़ी फुर्ती से सीढ़ियां उतर रहा था और मेरी सैंडल की आवाज़ सीढ़ियों पर साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी पायदान पर पैर रखा, एक तेज धमाका सुनकर मैं जहां का तहां ठहर गया। मैं धमाके वाले स्थान का अनुमान नहीं लगा सका। वह सड़क पर किसी कार की आवाज़ भी तो हो सकती थी, लेकिन धमाके की आवाज़ उससे अधिक तेज थी। गली से कानों को बहरा कर देने वाली कोई आवाज़ आना संभव नहीं था। मामूली ठहराव के बाद मैं भूपेश बाबू के कमरे की ओर चल पड़ा। बत्तियां जल रही थी। भूपेश बाबू खिड़की के सरिये पकड़कर बाहर की ओर देख रहे थे, जबकि राम बाबू और बनमाली बाबू उनके पीछे खड़े होकर बाहर की ओर झांक रहे थे। कमरे में मेरे प्रवेश करते ही भूपेश बाबू ने उत्तेजित होकर कहा, उधर उधर, और 1 मिनट में गली में दौड़ गए। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। आखिर मामला क्या है? मैंने पीछे से पूछा। सभी लोग मेरी ओर मुड़ गए। क्या तुमने धमाके की आवाज़ सुनी? भूपेश बाबू ने पूछा। वह आवाज़ किसी खिड़की के नीचे गली से आई थी। मैंने अभी खिड़की खोली ही थी कि नीचे से तेज धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने खिड़की खुलकर देखा तो एक आदमी मुझे गली में भागता हुआ दिखाई पड़ा। हमारी इमारत मेन रोड पर थी। एक पतली सी गली उस सड़क से इमारत की बगल से हमारे पिछले दरवाजे तक जाती थी। घर में काम करने वाले नौकर आने जाने के लिए उसी गली का प्रयोग करते थे। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता था। वह आवाज़ उस कमरे से नहीं आई थी। क्यों? मुझे कोई अंदाजा नहीं। भूपेश बाबू ने कहा, मेरे कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता अवश्य है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। राम बाबू और बनमाली बाबू ने आपस में नजरें मिलाई, जिसके बाद अपना गला साफ करते हुए राम बाबू बोले, नीचे वाले कमरे में नटवर नश्कर रहता था। चलिए चलकर देखते हैं। यदि वह अंदर होगा तो हमें बता देगा कि आवाज़ किस चीज़ की थी। तीनों में से कोई भी वहां जाने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं तो ब्योमकेश जैसे सत्य शोधक व्यक्ति का मित्र था। भला मैं उस आवाज का स्रोत पता लगाने में कैसे चूक सकता था। आइए हम लोग अपना खेल शुरू करने से पहले एक बार उसे देख ही आते हैं, मैंने कहा। यदि वह रोजमर्रा की आवाज होती तो मैं उससे परेशान नहीं होता, लेकिन यदि किसी ने गली से आकर नटवर बाबू के कमरे में कोई पटाखा फेंका था तो हमें पता लगाना ही चाहिए। क्या हमें नहीं लगाना चाहिए? तीनों उदास होकर मेरे साथ चल पड़े। प्रबंधक शिवकाली बाबू के कमरे में ताला लगा हुआ था और भंडार गृह का दरवाजा भी बंद था। भोजनालय का कमरा खुला हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ छोटे स्टूलों के अलावा कुछ भी नहीं था। केवल नटवर बाबू का कमरा अंदर से बिना ताला बंद किए खुला हुआ था। उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि नटवर बाबू कमरे के अंदर ही थे, इसलिए मैंने उन्हें नटवर बाबू कहकर आवाज़ दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब थोड़ी अधिक ऊंची आवाज में बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कमरे में हल्की गंध आ रही थी। यह गंध बारूद की थी। हमने चकित होते हुए एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजे के पास अवश्य ही कोई स्विच होगा। भूपेश बाबू ने कहा, ठहरो, मुझे बत्ती जलाने दो। एक और मुझे धकेलते हुए उन्होंने कमरे के अंदर झांका और उसके अंदर जाकर स्विच टटोलने लगे। एक खटका दबाते ही बत्ती जल उठी। छत पर लगी बल्ब की रोशनी में हमने सबसे पहले जो चीज देखी वह था नटवर बाबू का शव। एक सफेद स्वेटर
और धोती पहने वह कमरे के बीच में फर्श पर पीठ के बल पड़ा हुआ था। उसका शव तिरछा हो गया था और छाती के पास से खून की मोटी धार निकलकर कमरे में फैल गई थी। नटवर नश्कर जब जीवित था तब भी कोई खास सुंदर तो था नहीं। मध्यम कद काठी वाला आदमी और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ। उसके चेहरे पर चेचक जैसे दाग थे, लेकिन मौत ने उनके चेहरों को और भी अधिक भयावह बना दिया था। मैं उसकी भयावहता का वर्णन नहीं करूंगा। शव की भंगिमा देखकर ही अनुमान लगा लीजिए कि मृत्यु का भय कितना डरावना होता है। शव को देखते ही राम बाबू अचानक जड़ हो गए। उनके गले से हिचकी जैसी आवाज निकली। अपनी अविश्वसनीय आंखों से उन्होंने जो दृश्य देखा, कांपने लगे। वनमाली बाबू ने उनकी बाहों में अपने नाखून चुभोते हुए कहा, वह मर गया दादा, सचमुच मर गया है। उसके इस कथन से मैं कोई अनुमान नहीं लगा सका। उनकी अभिव्यक्ति किसी दुख की द्योतक थी अथवा आश्चर्य या खुशी की। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मर चुका है। भूपेश बाबू ने अपने विवर्ण चेहरे के साथ कहा, वह गोली लगने से मरा था। वहां खिड़की पर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बिना सरियों वाली खिड़की के पल्ले खुले थे। उसकी देहली पर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। तस्वीर साफ हो चुकी थी। हत्यारे ने खिड़की के बाहर खड़े होकर नटवर नश्कर पर गोली चलाई। उसके बाद वह पिस्तौल को खिड़की की देहली पर टिकाकर भाग गया। अपने पीछे आती कदमों की तेज आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। इमारत के मैनेजर शिवकाली चक्रवर्ती हमारे समीप आ रहे थे। वह दुबले पतले आदमी थे और अनावश्यक फुर्ती दिखा रहे थे। उनकी आंखें बेवजह ही व्याकुल दिखाई दे रही थी। वे जब तक कोई वाक्य दो बार नहीं बोलते तब तक उन्हें संतोष नहीं होता। आप लोग यहाँ यहाँ हो? यहाँ क्या मामला है? क्या मामला है? हमारे पास आते हुए उन्होंने पूछा। आप खुद ही देख लीजिए। उन्हें अच्छी तरह देखने के लिए हम लोग दरवाजे से हट गए। जब उन्होंने रक्त रंजित शव देखा तो शिवकाली बाबू की रूह कांप उठी। हे भगवान, हे भगवान, नटवर नश्कर मर गया, मर गया। खून 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 कैसे मरा ये? आप वहां जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैंने खिड़की की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। हे भगवान, पिस्तौल पिस्तौल। जैसे ही उन्होंने खिड़की की ओर बंदूक देखी, शिवकाली बाबू हकलाते हुए बोले, नटवर बाबू की हत्या पिस्तौल से की गई थी। किसने मारा? किसने मारा? कब हुई हत्या? कब हुई? मुझे कोई अंदाजा नहीं है उसे किसने मारा था, मैंने उत्तर दिया। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि वह कब मारा गया था। लगभग 5 मिनट पहले। उन्हें मेरी सारी बातें संक्षिप्त में बताई। वह शुभ होकर शव को खूंदने लगे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि शिवकाली बाबू भूरे रंग की शॉल उड़े हुए था। मेरा कलेजा मुंह में आ गया। अपनी घबराहट पर नियंत्रण करते हुए मैंने कहा, क्या आप अपने घर में नहीं थे? क्या आप कहीं बाहर गए थे? क्या क्या? हाँ 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 हाँ, मैं किसी काम से बाहर गया था। उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में कहा। लेकिन 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 अब क्या उपाय? अब क्या किया जाना चाहिए? अब क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमारा काम पुलिस को सूचित करने का है, मैंने कहा। सही है, सही है, सही है, शिवकाली बाबू ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। अजीत बाबू, आपके यहाँ टेलीफोन है? यदि आप कर सकें। मैं तत्काल पुलिस को फ़ोन करूंगा, मैंने कहा। लेकिन आप लोगों में से कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। पुलिस के आने तक सब लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में जाने से पहले मैंने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैंने भी भूरे रंग की शॉल उड़ी हुई थी। हम अपने क्षेत्र के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक प्रणव गुहा से परिचित थे। वह एक अधेड़ आयु के सक्षम पुलिस अधिकारी थे, परंतु ब्योमकेश से अधिक प्रभावित नहीं थे। एक और जहां उनके व्यवहार और बातचीत की कठोरता से मिलनसारिता का एक संकेत नहीं मिलता था, वहीं दूसरी ओर वह अंत में जरूरत पड़ने पर व्योमकेश की चापलूसी भी करने लगते। इसके अतिरिक्त प्रणव बाबू सरकारी मामलों में गैर सरकारी तौर पर कड़ा रुख अपनाने से भी परहेज नहीं करते थे। टेलीफोन पर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सचमुच एक जासूस के अड्डे पर अपराध? लेकिन जब वहां आपके पास व्योमकेश बाबू खुद ही हैं तो मेरी क्या जरूरत? उन्हें खुद ही जांच करने दीजिए। व्योमकेश कलकत्ता में नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। यदि वे यहाँ होते निश्चय ही अब तक इस मामले को अपने हाथ में ले चुके होते। ओह ठीक है, मैं आता हूँ, निरीक्षक प्रणव ने कहा। उसने मंद मुस्कान के साथ फोन रख दिया और मैं नीचे चला गया। आधा घंटा बाद प्रणव बाबू अपने लाव लश्कर के साथ आए। मरे हुए के ऊपर नजर पड़ते ही मंद मंद मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने शव का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की की दहलीज से पिस्तौल को सावधानी से उठाया, रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। शव को वहां से भेजने के बाद उन्होंने कमरे में पड़ी एकमात्र कुर्सी पर बैठकर वहां मौजूद सभी लोगों से, इमारत के अन्य निवासियों से पूछताछ शुरू की।
मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने बता दी। यहाँ अब मैं अन्य लोगों के बयानों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। प्रबंधक शिवकाली बाबू अपने ब्रह्मचर्य के सौगान से बंधे थे। दूसरे शब्दों में कुंवारे थे। वे इस बोर्डिंग हाउस को विगत 25 वर्षों से चला रहे थे। वह घर ही उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार था। नटवर नश्कर ने भूतल स्थित वह कमरा 3 वर्ष पूर्व किराए पर लिया था और तभी से उसमें उसका कब्जा था। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी और अन्य लोगों से अधिक मिलता जुलता नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू महीने में एक आध बार उससे मिलने उसके कमरे में जाते थे। शिवकाली बाबू को भी नटवर से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह उसमें उन्हें किराए का भुगतान कर देता था। शिवकाली बाबू जानते थे कि दोपहर बाद आलू सस्ते मिलने लगते, इसलिए वे आलू खरीदने के लिए उस समय गोदाम में गए थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सारे आलू बिक चुके थे, इसलिए वे खाली हाथ वापस लौट आए थे। भूपेश बाबू एक बीमा कार्यालय में काम करते थे। 1.5 साल पहले कलकत्ता में उनका तबादला हुआ था। उनकी आयु लगभग 45 वर्ष की थी। वे विधुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास कहने के लिए अपना कोई घर भी नहीं था। वे अपने काम के सिलसिले में सारे देश में भ्रमण करते रहते थे। भूपेश बाबू ने इस बात की सटीक जानकारी दी कि उन्होंने किस प्रकार ब्रिज खेलने के लिए अपना एक गुट बनाया था। शाम की घटना का भी विवरण दिया। उन्होंने एक आदमी को भूरी शॉल ओढ़े हुए उधर से भागते देखा था, लेकिन वे उसका चेहरा नहीं देख पाए। किसी भागते हुए आदमी का चेहरा कोई पीछे से नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने कहा यदि कोई आदमी उनके सामने लाया भी जाए तो वह पहचान नहीं सकते। रामचंद्र राय और वनवाली चंद्र के बयान एक जैसे थे। मैंने महसूस किया कि पूछताछ के दौरान रामचंद्र बाबू जहां पूर्णतः धीर गंभीर बने रहे, दूसरी ओर वनमाली बाबू कुछ व्यतीत दिखाई दिए। वे दोनों ही पहले ढाका में रहते थे और एक ही ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे। उन दोनों की पत्नियां और बच्चे विभाजन के बाद हुए दंगों में मारे गए थे, परंतु वे दोनों किसी तरह वहां से जिंदा बच निकलने में सफल हो गए। राम बाबू की आयु 48 और वनमाली बाबू की आयु 45 वर्ष थी। वे कलकत्ता आने के बाद इसी घर में रहते थे और एक बैंक में काम करते थे। वहां रहते हुए उन्हें 3 वर्ष हो चुके थे। उन्हें ब्रिज खेलने का शौक था, परंतु कलकत्ता आने के बाद उन्हें खेलने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ दिनों पूर्व भूपेश बाबू ने अपने कमरे में ब्रिज खेलने का प्रबंध कर लिया था, जिसके बाद से उनकी शामें बड़े खुशनुमा वातावरण में गुजरने लगी थी। भूपेश बाबू को अपने कमरे में प्रवेश करने के 5 मिनट के अंदर ही उन्हें गली में एक जोरदार धमाका होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नटवर बाबू को भी ढाका से ही जानते थे, लेकिन उनकी कोई खास निकटता नहीं थी। नटवर बाबू ढाका में अनेक उद्यमों के लिए एजेंट का काम किया करते थे। एक ही मकान में रहने के कारण उन दोनों की आपस में यदा कदा मुलाकात होती रहती थी। राम बाबू और वनमाली बाबू कभी कभार उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास भी चले जाते थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नटवर बाबू का कोई अन्य मित्र है या नहीं। उन्होंने एक सेकंड के लिए किसी आदमी को सूर्यास्त के समय भूरे रंग की शॉल ओढ़े और भागते हुए देखा था। अब वे उसे दोबारा नहीं पहचान सकते थे। बाकी बचे किराएदारों में भी कोई कुछ बताने में सक्षम नहीं था। पहली मंजिल के दूसरे कोने वाले कमरे में चौसर का खेल चल रहा था, जिसमें 4 लोग खिलाड़ी थे और 4 लोग बैठकर उन्हें खेलते देख रहे थे। वहां मौजूद उन 8 लोगों का कहना था कि उन्होंने गोली चलने जैसा तो कुछ भी नहीं सुना। उस किराए के मकान में रहने वाले अन्य लोगों ने केवल इतना बताया कि वे नटवर नश्कर से परिचित थे, लेकिन उसके अतिरिक्त उनके पास भी कोई अन्य जानकारी नहीं थी। केवल नौकर हरिपाद ने कुछ कहा अवश्य है, परंतु वह या तो अप्रासंगिक था अथवा महत्वहीन। शाम को 6 बजे पहली मंजिल पर रहने वाले सुरेन बाबू ने हरिपाद को मेन रोड के एक रेस्तरां से नाश्ता लाने के लिए भेजा था। पिछली गली में से वापस आते हुए उसने नटवर बाबू के कमरे में किसी को बड़बड़ाते सुना था और चूंकि दरवाजा बंद था इसलिए देख नहीं पाया, ना साफ साफ सुन पाया। हरिपाद ने उस घटना पर विशेष रूप से इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि नटवर बाबू के पास आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। वह समय के बारे में भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन सुरेन बाबू ने साफ साफ कहा कि उन्होंने हरिपाद को शाम को 6 बजे नाश्ता लाने के लिए भेजा था। दूसरे शब्दों में नटवर बाबू की मृत्यु से आधा घंटा पहले उनसे मिलने कोई उनके कमरे में गया था। इमारत में रहने वाला कोई भी किराएदार नहीं था क्योंकि किसी ने भी उससे मिलने की बात स्वीकार नहीं की थी। इस आधार पर नटवर से मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से आया था और शायद यह वही आदमी रहा होगा जिसने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। हरिपाद के
बयान से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। इमारत में मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर प्रणव ने कहा, आप सब लोग अब जा सकते हैं क्योंकि अब हमें कमरे की तलाशी लेनी है। और हाँ, अजीत बाबू तथा शिवकाली बाबू, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब तक हत्या की यह गुत्थी सुलझ नहीं जाती तब तक आप लोग दोनों कलकत्ता के बाहर जाने की कोशिश ना करें। आपके कहने का क्या अर्थ है? मैंने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप और शिवकाली बाबू दोनों ने ही तो भूरे रंग की शॉल ओढ़ी है, इंस्पेक्टर प्रणव ने उत्तर दिया। अब आप जा सकते हैं। उसने हमारे सामने ही दरवाजा बंद कर दिया और हम लोग अपने अपने घर लौट आए। ताश का खेल पूरी तरह भुलाया जा चुका था। अगला दिन पूरी निष्क्रियता में अलसाते हुए बीता। पुलिस की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। इंस्पेक्टर प्रणव पिछले दिन नेटवर्क के कमरे की तलाशी लेने के बाद वहां से कुछ दस्तावेज लेकर दरवाजे में ताला लगा गए। वह आदमी हमारे विरुद्ध था, परंतु उसने अपना विरोध इतनी सौम्यता से प्रदर्शित किया था कि आप उसे कुछ कह नहीं सकते थे। वह जानता था कि मेरे पास एक मजबूत तर्क था, फिर भी उसने मुझे कलकत्ता से बाहर न जाने का तुच्छ बहाना बनाया। चूंकि मैं ब्योमकेश का मित्र था, इसलिए मुझे परेशान करना ही तो उसका एकमात्र उद्देश्य था।